आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स का टॉपिक 3.3 फ्रिक्शन। इसमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, फिर इसकी एग्जांपल को देखेंगे, फिर उन फैक्टर्स को देखेंगे जिसके ऊपर फ्रिक्शन डिपेंड करती है। उसके बाद एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जिसे स्टडी करेंगे, व्हाई फ्रिक्शन अपोजेस मोशन। उसके बाद एक टर्म है जिसे कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसे स्टडी करेंगे। फिर कोल्ड वेज को देखेंगे, ये कोल्ड वेज किसे कहा जाता है, और लास्ट में देखेंगे फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर इस वीडियो में देखा जाए तो ये कार मूव कर रही है जो बार बार स्लिप हो रही है, लेकिन इसके टायर के निशान भी नजर आ रहे होंगे और धुआं भी आपको नजर आ रहा होगा। ये दरअसल फ्रिक्शन की वजह से ही है। जैसे कार मूव कर रही है, रोड और टायर के दरमियान रगड़ ज्यादा हो रही है। जैसे ही रगड़ बढ़ेगी तो रोड और टायर के दरमियान जो है वो फ्रिक्शन बढ़ेगी और उसकी वजह से ब्लैक कलर के निशान पड़ जाते हैं टायर्स के। ये असल में सारा मामला होता है फ्रिक्शन का। अब अगर कोई स्लिपी रोड है, गारा है, या ऑयल आपने फेंका हुआ है रोड के ऊपर, तो उस वक्त क्या होगा, ये फ्रिक्शन कम से कम होगी क्योंकि वहाँ रगड़ कम से कम पैदा होगी। तो रोड और टायर के दरमियान एक पॉइंट होता है जहाँ पर ये आपस में मिलते हैं, जिसे कॉन्टैक्ट पॉइंट कहा जाता है। अगर कॉन्टैक्ट पॉइंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगी, और अगर कॉन्टैक्ट पॉइंट वीक है तो वहाँ पर फ्रिक्शन कम होगी। इसे फर्दर डिटेल से देखते हैं। फ्रिक्शन कहते हैं फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। दिस मीन्स दैट कि ये जो फ्रिक्शन है ये किसी भी बॉडी की मोशन को अपोज करती है, उसकी मुखालफत करती है, किसी भी चीज़ को चलने नहीं देती। असल में फ्रिक्शन ही है जिसकी वजह से हम चलते हैं या गाड़ी चलाते हैं। तो जो भी हम काम कर रहे हैं जहाँ पर मोशन हो रही है, मोशन असल में फ्रिक्शन की वजह से ही हो रही है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, उसको स्टडी करते हैं। रब योर हैंड ऑन डिफरेंट सर्फेसेज सच एज टेबल, कारपेट और पॉलिश मार्बल। ये 3 सर्फेसेज हैं, एक टेबल की है, एक कारपेट की है और पॉलिश मार्बल सरफेस है। जब आप इन तीनों सर्फेसेज पर हाथ को रगड़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि जो कारपेट है उसके ऊपर ज़रा इजीली स्मूथली मूव कर जाएगा। तो जैसे जैसे सरफेस ज़्यादा खुरदरी होगी तो फ्रिक्शन भी वहाँ पर ज़्यादा पैदा होगी। ऑन स्मूथ सरफेस फ्रिक्शन विल बी लेस रेदर देन रफ सरफेस। रफ सरफेस उसको कहा जाते हैं जिस सरफेस के अंदर खड्डे हों, पिट्स एंड बम्प्स हों, तो उसे हम रफ सरफेस कहते हैं। स्मूथ सरफेस कहा जाता है बिल्कुल प्लेन सरफेस को जिसके अंदर पिट्स एंड बम्प्स ना हो। आगे कुछ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर फ्रिक्शन डिपेंड करती है, जिसमें सबसे पहला है नेचर ऑफ टू सरफेसेज इन कॉन्टैक्ट। मीन्स कि जो टू सरफेसेज हैं, जैसे एक रोड है और दूसरा टायर है, एक टायर की सरफेस होगी और एक रोड की सरफेस होगी। अब अगर कॉन्टैक्ट पॉइंट उनके दरमियान बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ग्रिप बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर फ्रिक्शन होगी। इसे फर्दर अभी डायग्राम की मदद से भी देखते हैं। सेकंड है प्रेसिंग फोर्स। सेकंड है प्रेसिंग फोर्स बिटवीन दैम। प्रेसिंग फोर्स हमें ये बताएगी कि फ्रिक्शन ज़्यादा है या कम है। जब प्रेसिंग फोर्स ज़्यादा होगी तो फ्रिक्शन वहाँ पर ज़्यादा होगी, प्रेसिंग फोर्स कम होगी तो फ्रिक्शन कम होगी। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, व्हाई फ्रिक्शन अपोजेस मोशन। दिस मीन्स दैट कि जब कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो फ्रिक्शन उसे मूव करने से क्यों रोकती है। तो इसका आंसर ये है कि नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ। कोई भी सरफेस जो आपको प्लेन नज़र आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रही है, वो असल में वैसी नहीं होती। अगर आप उसे करीब से देखोगे तो करीब से देखने से आपको पता चलेगा कि उसके अंदर तो खुरदरी सरफेस है, पिट्स एंड बम्प्स हैं। ए सरफेस डेट अपेयर स्मूथ हैज़ पिट्स एंड बम्प्स डेट कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। दिस मीन्स डेट कि अगर आप बहुत डीपली जाकर उस सरफेस को स्टडी करते हो तो आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस नहीं है। जो दूर से देखने से स्मूथ लग रही है, असल में वो स्मूथ नहीं है। यहाँ पर आपको 2 वुडन ब्लॉक्स नजर आ रहे होंगे, एक ब्राउन कलर का और उसके नीचे ये वाला है। असल में ये शो करना है कि ये 2 सरफेसेज हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। एक ऊपर वाला ब्लॉक है और एक नीचे वाला ब्लॉक है। आपने जब इन दोनों को आपस में ऊपर एक दूसरे के रख दिया, दूर से देखने से ये पता चल रहा है कि ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल स्ट्रेट है। लेकिन अगर आप इसे बिल्कुल करीब करके देखते हो तो ये अंदर आपको नज़र आ रहा है कि ये खुरदरी सरफेस है इन दोनों के दरमियान, जो कि माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। इन्हें पिट्स एंड बम्प्स कहा जाता है, खड्डे भी कहा जाता है, या खुरदरी सरफेस भी आप कह सकते हैं। लेकिन जैसे आपने करीब करके देखा तो ये आपको नज़र आएंगे, लेकिन जैसे आप दूर से देखेंगे ये आपको क्लियर नज़र नहीं आएंगे। अब इसको जूम करके जब देखा गया माइक्रोस्कोप की मदद से तो इसके अंदर जो लेयर्स थी वो इस तरह थी। ऊपर वाली जो बॉडी है उसकी सरफेस इस तरह से नज़र आ रही थी और जो नीचे वाली बॉडी है उसकी सरफेस इस तरह से नज़र आ रही थी। अब अगर कोड वेट को डिफाइन किया जाए तो इसकी डेफिनेशन है द कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन द टू सरफेसेज।
फर्दर इसमें एक और टर्म है जिसे कहा जाता है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो पहले ये देखते हैं कि फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन है द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। दिस मीन्स कि अगर फ्रिक्शन ज़्यादा लग रही है तो उसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, और द रेशियो बिटवीन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ड्यूरिंग मूवमेंट जैसे ही आप इसे मूव करवाएंगे तो मैक्सिमम जो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी इसे खींचने के लिए, उसे कहा जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन के साथ एक और टर्म है कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। आपने इस ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ खींचा, इसने आगे की तरफ मूव किया, जैसे ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पर एक और फोर्स है जो ऊपर की तरफ भी लगती है क्योंकि वो नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो ये फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन मीन्स के मैक्सिमम फ्रिक्शन होगी जो टू सरफेसेस के दरमियान। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन जो होगा उसे कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। द रेशियो बिटवीन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का साइन जो है एफ एस है, म्यू यहाँ पर शो कर रहा है कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को, आर शो कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन को। तो म्यू जो है ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। आगे अगर इसकी वैल्यू को फाइंड किया जाए तो ये रेशो किसकी होगी, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है एफ एस से, और नॉर्मल रिएक्शन है आर। ये इन दोनों के दरमियान रेशो होती है। रोलिंग फ्रिक्शन असल में फ्रिक्शन की एक टाइप है और इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जब कोई भी बॉडी किसी सरफेस के ऊपर रोल कर रही है मींस कि रोटेटरी मोशन में मूव करती हुई जा रही है तो उसकी वजह से फ्रिक्शन कितनी प्रोड्यूस होगी। तो पहले रोलिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन को देखते हैं, फिर डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। फोर्स दैट एसोसिएटेड विद रोटेशनल मूवमेंट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। रोटेशनल मोशन होती है जब कोई भी बॉडी इस तरह सर्कुलर शेप में मूव कर रही हो तो उसकी वजह से भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। ये एक बॉडी है जो कि सर्कुलर शेप की है, अब ये मूव कर रही है, इसके ऊपर फोर्स लगाई है, ये मूव कर रही है। फॉर एग्जांपल ये नीचे वाली सरफेस जो है ये रोड की है, तो हमें ये दूर से बिल्कुल प्लेन नज़र आ रहे होते हैं लेकिन असल में इन दोनों की सरफेसेस इस तरह से होती हैं क्योंकि ये जो रोलिंग बॉडी नज़र आ रही है ये हमें गोल शेप की चीज़ तो नज़र आ रही होती है लेकिन उसकी सरफेस के जो आउटर एज होते हैं उसके ऊपर पिट्स एंड बम्प्स होते हैं या ज़रा खुरदरी सरफेस होती है। ये जो बॉडी ऊपर रोल कर रही है अगर इसके आउटर एज के ऊपर कम से कम पिट्स एंड बम्प्स हैं और ज़्यादा प्लेन सरफेस है तो यहाँ पर फ्रिक्शन जो है कम से कम पैदा हो। फ्रिक्शन की जो सेकंड टाइप है इसे कहा जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर स्लाइडिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन को देखा जाए, फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव स्लाइडिंग मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अभी एक डायग्राम आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर एक वुडन ब्लॉक है, नीचे एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर आपने वुडन ब्लॉक को रख दिया। अब इसको जैसे ही आप मूव करवाएंगे टुवर्ड राइट साइड, फोर्स लगाएंगे ये मूव करेगा टुवर्ड राइट साइड। अब इसकी मूवमेंट के दौरान नीचे वाली जो सरफेस है इसके साथ कुछ ना कुछ रगड़ पैदा होगी, अब उस रगड़ को ही फ्रिक्शन कहा जाता है। तो असल में होगा क्या कि अगर इन इन दोनों की जो आउटर सरफेसेस हैं, जैसे नीचे वाली सरफेस है और ये ऊपर वाला वुडन ब्लॉक है, इनकी खुरदरी सरफेस है, पिट्स एंड बम्प ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और इसे मूव नहीं करने देगी इजीली। अब होगा क्या, ये जो फोर्स डेट अपोजेस द रिलेटिव स्लाइडिंग मोशन, इनकी जो रिलेटिव मोशन होगी, इनकी स्लाइडिंग मोशन होगी बिटवीन टू सर्फेसेस, इसी को ही हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। स्लाइड का मतलब होता है घसीटना। आप किसी भी चीज़ को घसीट रहे हो, किसी चीज़ के ऊपर रख कर घसीटेंगे ना, किसी सरफेस के ऊपर घसीटेंगे रख के, तो वो जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। अब अगर ये हैवी ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर फ्रिक्शन और ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो ये जो रिलेटिव स्लाइडिंग मोशन है बिटवीन टू सरफेसेस, इसी को ही फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। नेक्स्ट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसमें नंबर 1 है राइट टू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। ये क्वेश्चन एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर ये पूछा जाता है कि फ्रिक्शन के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो पहले इसके एडवांटेजेस देखते हैं जिसमें नंबर वन है वी कैन वॉक ऑन द ग्राउंड ड्यू टू फ्रिक्शन। यानी कि अगर हम चल रहे हैं तो चलने के लिए भी हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है, विदाउट फ्रिक्शन हम मूव नहीं कर सकते। वहीं पर अगर कोई केले का छिलका पड़ा है, ये गारा है, आप उसके ऊपर जैसे ही पाँव रखेंगे पाँव स्लिप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेसिंग फोर्स वहाँ पर नहीं होगी आपके पाँव और रोड के दरमियान। तो जब वो होगी तो तभी आप चल पाएंगे और वो फ्रिक्शन की वजह से ही मुमकिन है। सेकेंड है वी कैन नॉट राइट इफ देयर वुड बी नो फ्रिक्शन। मीन्स कि अगर आपने लिखना है कॉपी के ऊपर तो लिखने के लिए भी वहाँ पर फ्रिक्शन की ज़रूरत है। अगर वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं प्रोड्यूस होगी तो आप लिख नहीं सकेंगे। अब
टू एडवांटेजेस को देखते हैं। मोस्ट ऑफ आवर यूजफुल एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन। हमारी बहुत सारी एनर्जी लॉस्ट होती है। फॉर एग्जांपल आप एक कार को मूव करवा रहे हैं और वो ऐसा रोड है जिसके ऊपर आपने ऑयल को फेंका हुआ है या ग्रीस फेंकी हुई है, उसकी वजह से क्या होगा कि आप जितनी मर्जी स्पीड दे लें वो टायर स्लिप होता रहेगा, आगे मूव ही नहीं करेगा, तो ओवरऑल जो होगा वहाँ पर एनर्जी का लॉस होगा। इस तरह बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जहाँ पर एनर्जी का लॉस हो जाता है, जहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होती और कोई भी बॉडी मूव नहीं कर रही होती। सेकंड है, इन मशीन्स फ्रिक्शन काज वेयर एंड टेयर ऑफ देयर मूविंग पार्ट्स। इसका मीनिंग ये है कि बहुत सारी ऐसी मशीन्स हैं जिनके पार्ट्स मूव तो कर रहे होते हैं, लेकिन फ्रिक्शन ना होने की वजह से उसके जो पार्ट्स हैं वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। मीन्स के वो टूट सकते हैं या ख़राब हो सकते हैं फ्रिक्शन अगर वहाँ पर कम हो तो। नेक्स्ट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम्स में रिपीट होता है, वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अभी हमने रोलिंग फ्रिक्शन वाला टॉपिक भी पढ़ा है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन वाला टॉपिक भी पढ़ा है। तो रोलिंग फ्रिक्शन में हमने ये देखा था कि एक सर्कुलर शेप में एक टायर था जो मूव कर रहा था। अब रोड और टायर के दरमियान जो कॉन्टैक्ट पॉइंट था वो कम से कम था, जबकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में हमारे पास सरफेस ज़्यादा थी। मीन्स के जो भी दो ऑब्जेक्ट थे आपस में रिलेटिव मोशन उनकी हो रही थी, उन दोनों के दरमियान जो कॉन्टैक्ट पॉइंट था वो एरिया ज़्यादा था, जबकि रोलिंग फ्रिक्शन में वो कम से कम है। इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन हम कहते हैं ये हमेशा लेस होगी स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो इसका आंसर कुछ यूं होगा, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिकॉज इन रोलिंग फ्रिक्शन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज कंपैरेटिवली लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। दिस मीन्स डैट कि रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है उसमें जो एरिया आता है वो कम से कम होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन के अंदर जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है उसके अंदर जो एरिया आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है। इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रेकिंग एंड स्किडिंग। पहले ब्रेकिंग को डिफाइन करते हैं, टू मूव ए व्हीकल ऑन द रोड एज वेल एज टू स्टॉप ए मूविंग व्हीकल ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड कॉल्ड ब्रेकिंग फोर्स। कोई भी बॉडी रोड के ऊपर मूव कर रही है, अब आप उसकी मोशन को रोकना है तो ब्रेक अप्लाई करेंगे। अब वो जो आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं कार को या किसी भी व्हीकल को मूव करवाने से, उसी को ही आप ब्रेकिंग कहते हैं। वहीं पर अगर आपने स्किडिंग की डेफिनेशन करनी तो स्किडिंग की डेफिनेशन होगी, इफ ब्रेक्स आर अप्लाइड टू स्ट्रांगली द व्हील ऑफ कार विल लॉक अप एंड कार विल स्किड, इट इज कॉल्ड स्किडिंग। असल स्किडिंग कहा जाता है फिसलन को। जब आप बहुत जोर से ब्रेक लगाते हैं तो टायर रुकने की बजाय फिसलना शुरू हो जाते हैं, जिसको आप स्किडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इट डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट। ये ऑलरेडी हम टॉपिक के साथ इसे डीपली देख चुके हैं। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर ये बताना होता है कि मेथड्स कौन कौन से हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, जिसमें नंबर 1 है कि वो यूज़ ग्रीस और एनी अदर लुब्रिकेंट। दिस मीन्स डैट कि जो हम कार्स के अंदर यूज़ करते हैं ग्रीस वगैरह को, या कोई और लुब्रिकेंट या ऑयल यूज़ करते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए इंजन्स में या शाफ्ट के अंदर यूज़ करते हैं, तो ये वहाँ पर फ्रिक्शन को कम से कम करता है और मूवमेंट में आसानी होती है, तो वहाँ पर हम इसे यूज़ करते हैं। इनको यूज़ करने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन को रिड्यूस करना होता है। सेकंड, यूजिंग स्मूथ सर्फेसेज। जो सर्फेसेज स्मूथ होती हैं वहाँ पिट्स एंड बम्प्स कम होते हैं। मीन्स के खुरदरी सरफेस जितनी कम होगी, बिल्कुल प्लेन सरफेस होगी, तो वहाँ फ्रिक्शन उतनी ही कम होगी। व्हील्स और बॉल बेरिंग। तो रोलर्स को भी यूज़ किया जाता है, बॉल बेरिंग्स को भी यूज़ किया जाता है ताकि फ्रिक्शन को कम से कम किया जाए। उसके बाद फोर्थ नंबर पे यूजिंग स्ट्रीम लाइन शेप। जिस तरह जहाज़ की शेप होती है, एरोप्लेन की शेप होती है या बुलेट ट्रेन की शेप है, तो वो स्ट्रीम लाइन शेप होती है, यानी कि इस तरह की जब शेप होगी तो फ्रिक्शन कम से कम प्रोड्यूस होती है। लास्ट है इसमें यूजिंग फ्लूइड ऑफ लोअर विस्कोसिटी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज के टॉपिक के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अगर आज के इस टॉपिक में आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर लिखें।